हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह। चलिए शुरू करते हैं एक नए टेस्ट की तरफ। अब हम टेस्ट सीरीज़ लगाएंगे क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है और लगभग 15 टेस्ट हैं मेरे पास। मैं एक एक करके अपलोड कर दूंगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए, क्योंकि 15 टेस्ट पेपर हैं तो अगर 150 क्वेश्चन के हैं तो काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं सॉल्व बताता जाऊंगा और इसका क्विक रिवीजन करेंगे। ये पहला टेस्ट पेपर है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टेस्ट पेपर, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में हुनर हाट के 34वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन गुजरात में किया गया है, ठीक है। 34वां संस्करण, इसकी थीम क्या थी? वोकल फॉर लोकल। याद रखिएगा, वोकल फॉर लोकल, ठीक है। इसकी थीम थी वोकल फॉर लोकल, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि भारत का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया था। तो भारत का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया था गाजियाबाद नगर निगम द्वारा, ठीक है। ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पौधे किस रूप में नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं? तो पौधे नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। ये लास्ट ईयर पीसीएस में पूछा भी गया था, याद होगा अगर आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 4th नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति मध्य पाषाण काल में विकसित हुई। तो कौन सा सही नहीं है पूछा है, ठीक है। तो मनुष्य में स्थायी प्रवृत्ति जो है, निवास की स्थायी प्रवृत्ति मध्य पाषाण काल में नहीं बल्कि नव पाषाण काल में जो है निर्मित हुई। मध्य पाषाण काल की जगह क्या हो जाएगा? नव पाषाण काल। भीमबेटका की ऐतिहासिक चित्रकला मध्य पाषाण काल से संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, केवल 2, ठीक है। हालांकि ये पूछा है नहीं है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, इसका ऑप्शन देख लीजिए। पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो पहला सही नहीं है, ठीक है। पहला सही नहीं है तो केवल ए, ठीक है। और भीमबेटका के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भीमबेटका रायसेन जिले मध्य प्रदेश में जो है एक पूरा पाषाणिक गुफा आवास है जिसकी निरंतरता मध्य ऐतिहासिक काल तक रही है। भीमबेटका की ऐतिहासिक चित्रकला मध्य पाषाण काल से संबंधित है, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस भारतीय त्यौहार को हाल ही में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में अपना नाम अंकित किया है? तो दुर्गा पूजा ने। कहाँ की? कोलकाता की, ठीक है। याद रखिएगा, कोलकाता में जो दुर्गा पूजा होती है उसने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जो है में शामिल किया गया है, ठीक। अगला प्रश्न है जौनपुर शहर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी? तो इस मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की गई थी, ठीक है। जौनपुर को बारे में एक फैक्ट और जान लीजिए कि जौनपुर को सिराज हिंद के रूप में जाना जाता है। इसकी स्थापना 1359 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने की थी और इसका नाम उनके चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में रखा गया था, जिसका नाम जौना खां था। वर्ष 1388 में फिरोज शाह तुगलक ने एक उभयलिंगी मालिक शरवर को इस क्षेत्र का राज्यपाल नियुक्त किया था, ठीक है। याद रखिएगा, ये फैक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक, तो इसमें कपास की धूल को क्या कहते हैं? बिशिनोसिस कहते हैं, ठीक। याद रखिएगा। गन्ने की धूल को बेगासोसिस कहते हैं। सिलिका की धूल को एंथ्रोकोसिस कहते हैं, लेकिन कोयला की धूल को सिलिकोसिस नहीं कहते हैं। सिलिका की धूल को कहते हैं, ठीक है। और कोयले के कण को क्या कहते हैं? एंथ्रोकोसिस, ठीक है। एंथ्रोकोसिस कहते हैं, एंथ्रोकोसिस, ठीक है। याद रखिएगा, एंथ्रोकोसिस कहते हैं।
सिलिकोसिस किसके कण को कहते हैं? सिलिका के। ठीक है, अगला प्रश्न है नचिकेता और यम के मध्य प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख निम्नलिखित में से किस उपनिषद में मिलता है? तो कठोपनिषद में मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है बताइए? नरेंद्र मोदी को। ठीक, अगला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित किस राज्य में हाल ही में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना प्रारंभ की गई है? तो किस राज्य में प्रारंभ की गई है? उत्तर प्रदेश में। याद होगा अभ्युदय योजना, लास्ट ईयर पूछा भी था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कितने डेसिबल तक की ध्वनि मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं है? तो कितने डेसिबल तक की हानिकारक नहीं है? तो 70 डेसिबल तक की। ठीक है, अगला प्रश्न है मध्यकालीन भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने 2019-20 के लिए राज्य स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया? तो किसने जारी किया? नीति आयोग ने। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़िए। एक तरफ देखिए इंग्लिश दिया है, एक तरफ हिंदी। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है तो इंग्लिश देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है तो कौन सा है? बागपत। यहाँ न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या उत्तर प्रदेश के 4 जिले में। देखिए सबसे न्यूनतम किस में है? बागपत में, फिर उससे ज़्यादा कन्नौज में, फिर उससे ज़्यादा बदायूं में, फिर उससे ज़्यादा काशी रामनगर में, जिसे अब कासगंज कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से किसकी हीमोग्लोबिन से संयोजन क्षमता अधिक होती है? तो किससे होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड से। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव कपाल के प्राचीनतम अवशेष मिले हैं? तो किस स्थान पर मिले हैं? नर्मदा घाटी पे। ठीक है, भारत में किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में किसान दिवस 23 दिसंबर को। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधा संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। ठीक है, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधा संस्थान का मुख्यालय लखनऊ में है। ठीक, अगला प्रश्न है कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उससे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। ठीक है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है इसलिए बोतल टूट जाती है। इसका मतलब ये हुआ जब द्रव की अवस्था परिवर्तित होती है, अर्थात पानी द्रव अवस्था में से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है, तो उसका आयतन बढ़ जाता है, क्योंकि छोटे छोटे वायु के पैकेट्स बन जाते हैं, जिससे जगह बढ़ जाती है और घनत्व कम हो जाता है। जबकि बोतल का आयतन स्थिर रहता है, जिससे बोतल टूट जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, शासकों एवं उनके द्वारा रचित ग्रंथों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, तो इसमें से एक सही सुमेलित है, बाकी सारे सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित है? महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन का सही संबंध मत विलास प्रहसन से है। ठीक है, और बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसमें सारा जो है कौन किससे संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ प्रौद्योगिकी आधारित ऊर्जा समाधान नेट जीरो के लिए नवाचार नामक कार्यक्रम शुरू किया? तो अमेरिका ने। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न कहता है कि हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम जो है हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है। ठीक, अगला है प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। 1857 के प्रमुख नेता और नेतृत्व क्षेत्र कौन कौन से हैं? ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए नाना साहब का संबंध कहाँ से था? कानपुर से, पढ़े होंगे आप लोग। कुंवर सिंह का संबंध कहाँ से था? आरा से।
बख्त खां का संबंध कहाँ से था? तो दिल्ली से। और मौलवी अहमदुल्ला का संबंध कहाँ से था? अवध से। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन बी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसके साथ मैं कुछ और बता देता हूँ। बेगम हजरत महल का संबंध लखनऊ से, खान बहादुर का संबंध बरेली से और रानी लक्ष्मीबाई का संबंध झांसी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से होकर गुजरती है? तो मालदीव, केन्या और युगांडा। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन दिया है इसमें से ये सही है। देखिए भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। मैं नाम बता देता हूँ। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबॉन, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती, साओ टोम और प्रिंसिप। ठीक है, अगर आप मैप खोल के देखेंगे तो जितने नाम मैंने बोले हैं लाइन से हैं। ठीक है, तो भूमध्य रेखा इन देशों से गुजरती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संपन्न इंडिया स्किल 2021 क्षेत्रीय प्रतियोगिता पश्चिम क्षेत्र आयोजित की गई थी। तो अहमदाबाद में आयोजित की गई थी और गांधीनगर में आयोजित की थी। तो दोनों सही है, तो मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम तत्व है? तो देखिए इसमें हीरा कठोरतम तत्व है और प्लेटिनम भी। तो जिसमें हीरा ऑप्शन में है तो हीरा देखिए प्लेटिनम, लेकिन सोना कठोरतम नहीं है तो ये गलत हो जाता है। तो हीरा है तो हीरा जो है हीरा के साथ प्लेटिनम भी कठोरतम तत्व है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रचना में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल और कुलहीन कहा गया? ठीक है, तो मुद्रा राक्षस जो है, मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल और कुलहीन कहा गया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि प्राचीन गोंडवाना लैंड नामक वृहत स्थल भाग निम्नलिखित में से कौन सा भूभाग शामिल था? तो इसमें कौन सा भूभाग शामिल था? ऑस्ट्रेलिया। देखिए इसमें मिस प्रिंट हो गया है तो मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। इसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल था, मेडागास्कर भी शामिल था, पेनिनसुलर इंडिया जिसे प्रायद्वीप भारत भी शामिल था। तो ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। ठीक है, तो हिंदी में थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है यहाँ पे, तो इधर देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, पेनिनसुलर इंडिया। तो इसका मतलब तीनों सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आह्वान योजना किससे संबंधित है? आह्वान योजना किससे संबंधित है? तो आह्वान योजना संबंधित है, देखिए इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी गलत हैं। ठीक है, आह्वान योजना के बारे में जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। आह्वान योजना के बारे में बता देता हूँ कि आह्वान योजना इंदौर जिले द्वारा चिकित्सा उपचार के लिए किसी भी सरकारी कल्याण योजना के अंतर्गत नहीं आने वाले नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक अनूठी पहल है। इस पहल में एक मरीज को प्रति माह 1 लाख रुपए तक मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए निजी अस्पतालों की सहमति शामिल है। ठीक है, समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का कोई भी नागरिक और किसी भी सरकारी सेवा स्वास्थ्य योजना के तहत कवर नहीं किया गया हो नागरिक आह्वान योजना के लिए पात्र है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, एंजाइम मूलतः हैं। तो एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, पढ़े होंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप सबसे पहले ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया? तो किसने सुझाव दिया था बताइए? कृष्ण कुमार मित्र ने। ठीक है, कृष्ण कुमार मित्र पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बंग भंग विरोध आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं, अधिकारियों एवं संगठनों के बहिष्कार का आह्वान किया था। ठीक, याद रखिएगा। वह एक स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार और ब्रह्म समाज के नेता थे। 13 जुलाई 1905 को उन्होंने राष्ट्रवादी बांग्ला साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी की स्थापना की और इसके संपादक के रूप में कार्य किया। ठीक है, अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में निम्नलिखित किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो चांदी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सौर ऊर्जा की दर देश में सबसे कम है? किस राज्य में? ठीक है,
तो ये राज्य हमारा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा की दर देश में सबसे कम है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट देखेंगे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, इसमें टाइकियोमीटर जो है सुमेलित नहीं है। टाइकियोमीटर जो है सर्वेक्षण के साथ जो है दूरी उन्नयन आदि मापने वाला यंत्र है। ठीक है, दूरी आदि मापी जाती है, दाबांतर नहीं मापी जाती है। पायरोमीटर जो है उच्च तापमान नापने वाला यंत्र होता है। ठीक है, और एनीमोमीटर वायु की गति, अमीटर जो है विद्युत धारा, पायरोमीटर उच्च ताप मापता है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि सूची को मिलाना है। सूची 1 से वैदिक नदियां एक तरफ दिया है, एक तरफ आधुनिक नाम। देखिए, कुबा जो था वैदिक नाम में वो काबुल था। ठीक है, परुष्णी जो था, परुष्णी को रावी कहते थे, रावी अब वर्तमान में। सुतोद्री कौन थे? सुतोद्री थे सतलज। ठीक है, और सदा नीरा कौन थे? गंडक। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, देख लीजिए, याद रखिएगा, नदियाँ पूछ लेता है कभी कभी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करते हैं? ठीक है, तो कौन से ऐसे कारक हैं जो किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करते हैं? तो देखिए, इसमें वनस्पति के प्रकार नियंत्रित करते हैं, औसत वर्षा नियंत्रित नहीं करते हैं, समुद्र से निकटता जो है नियंत्रित करते हैं, अक्षांश भी नियंत्रित करते हैं और ऊंचाई भी नियंत्रित करते हैं। ये जलवायु पूछा है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी जो है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, अब देखिए, हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी के क्षेत्र में केवल नौसैनिक सहयोग और समुद्री डकैतों के विरोधी अभियानों को देखती है, तो ये पहला गलत है। ठीक है, इसमें सही नहीं है पूछा है, तो पहला ही गलत हो गया। केवल लिखा हुआ है, केवल जहाँ आ जाए वहाँ थोड़ा ध्यान से। अगला है IONS के सदस्य फ्रांस, ओमान, मालदीव और म्यांमार हैं, ये तो सही है। ठीक है, वर्तमान समय में IONS की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के पास है, तो ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो वर्तमान समय में कौन है इसकी अध्यक्षता? देखिए, फ्रांस ने 2 जून 2021 में 2 साल के लिए कार्यकाल की अध्यक्षता ली है। ठीक है, तो फ्रांस के पास है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भाप अंगार गैस में किसका मिश्रण होता है? तो भाप अंगार गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सूची मिलाना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक, तो एक तरफ हड़प्पा सभ्यता की बस्ती दी हुई है और एक तरफ नदी जिस पर वे अवस्थित थे। तो चलिए देख लेते हैं। हड़प्पा रावी से संबंधित है, जिसके किनारे अवस्थित थे। कालीबंगा घग्गर के किनारे। ठीक है, लोथल किसके किनारे? भोगवा नदी के किनारे। और कोरदीजी सिंधु नदी के किनारे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, ऋतु प्रवास पद का अर्थ है, अगला क्वेश्चन है, ऋतु प्रवास पद का अर्थ है लोगों के साथ पशुधन का मौसमी आवागमन। ठीक है, ऋतु प्रवास का ये अर्थ होता है। बहुत सारे लोग पक्षियों को मौसमी प्रवास लगा सकते हैं, वो गलत होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि स्वदेश परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो सही पूछा है। तो परियोजना का उद्देश्य अल्जाइमर रोग और अन्य तंत्रिका संबंधी विकारों का अध्ययन करता है। देखिए, पहला सही है। इस परियोजना के तहत भारतीय आबादी का एक वृहद न्यूरो इमेजिंग डेटाबेस तैयार किया जाएगा, तो दूसरा भी सही है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इसमें भी सूची को मिलाना है। ठीक, तो कहता है सूची 1, एक तरफ अम्ल दिए हुए हैं, एक तरफ प्राकृतिक स्रोत दिए हुए हैं। अब देखिए, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। लैक्टिक एसिड किससे संबंधित होता है? दूध से। ठीक है, एसिटिक एसिड सिरका से। ठीक है, साइट्रिक एसिड
नींबू से। मैलिक एसिड, सेब से। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। नीचे दिए गए कथन ए को दूसरे कारण ए का नाम दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इस पे देख लेते हैं। बाबर ने अपना जीवन वृतांत लिखने हेतु तुर्की भाषा का प्रयोग किया। ठीक है, तो ये तो सही है। तुजुक बाबरी जो है, जिसने बाबरनामा कहा जाता है, उसमें जो है तुर्की भाषा का प्रयोग किया गया है। दूसरा कहता है मुग़ल दरबार की आधिकारिक भाषा तुर्की थी। नहीं, मुग़ल दरबार की आधिकारिक भाषा तुर्की नहीं बल्कि क्या थी? फारसी। ठीक है, याद रखिएगा, मुग़ल दरबार की आधिकारिक भाषा क्या थी? तो फारसी थी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। इसमें भी सूची मिलाना है। देखिए, एक तरफ जनजाति दी हुई है, एक तरफ देश और क्षेत्र दिए हुए हैं। तो बद्दू जनजाति किससे संबंधित है? अरब से संबंधित है, याद रखिएगा। एनू जनजाति जापान से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। पिग्मी जनजाति कहाँ से संबंधित है? कांगो से, याद रखिएगा। और मसाई जनजाति केन्या से। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाकी जनजातियाँ ज़रूर पूछता है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार पूरी जनजातियों को कि कौन सी जनजाति कहाँ से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ जारी करती है? तो कौन सी संस्था जारी करती है? विश्व बैंक। ठीक है, याद रखिएगा, विश्व बैंक जारी करती है। अगला है डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? बताइए। तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, बहुत चर्चा में रहता है डेंगू बुखार। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है पूछा है। ठीक है, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक एकता पूर्ण रूप से विद्यमान थी, ये गलत है, पहला ही गलत है। दूसरा देख लीजिए, कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में ही हुआ था, ये सही है। हड़प्पाई लोग लोहे से परिचित नहीं थे, ये भी सही है। हड़प्पाई लोगों द्वारा सोना अफगानिस्तान से आयातित किया जाता था, ये भी सही है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक एकता पूर्ण रूप से विद्यमान नहीं थी। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक, एक तरफ जल डमरू मध्य दिया हुआ है, एक तरफ अवस्थिति दी हुई है। तो यूकाटन जल डमरू मध्य कहाँ है? मैक्सिको और क्यूबा के बीच में। ओरंटो कहाँ है? इटली और अल्बानिया के बीच में। ठीक है, मलक्का कहाँ है? इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में। टोरस कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच में। ठीक है, मैप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, जल डमरू मध्य याद कर लीजिए। मैपिंग की क्लास में किसी दिन ले लूँगा, एक दिन मैपिंग पूरा, जिसमें जो है मैं ये जितने स्ट्रेट हैं जल डमरू मध्य जो है मैं पढ़ा दूँगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में समाचारों में रहे नैरोबी घोषणा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो नैरोबी घोषणा का संबंध अफ्रीका में सेंडाई फ्रेमवर्क लागू करने से है। ठीक है, चर्चा में रहा है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है सर्वदाता वह व्यक्ति है जिसका रुधिर वर्ग कौन सा होता है? ओ होता है, सब लोग जानते हैं। ओ वाला जो है सबको ब्लड दे सकता है। गांधी जी की विचारधारा पर निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसका प्रभाव था? जो गांधी जी की विचारधारा थी तो उसमें सबसे ज़्यादा किसका प्रभाव था? तो किसका प्रभाव था? तो टॉलस्टॉय का भी प्रभाव था, रस्किन का भी था, थोरो का भी था। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इनमें तीनों दार्शनिकों का जो है विचारधारा का प्रभाव गांधी जी में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है हमारा कि जो है इसमें भी कूट दिया हुआ है। ठीक है, तो कारण ए और कथन ए और कारण जो है आर। देखिए पहला है कथन कहता है जब भूकंप आता है तो पृथ्वी की सतह पर सभी स्थानों पर भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है। नहीं, कथन गलत हो गया हमारा। भूकंपीय तरंगे पृथ्वी के आंतरिक भाग में
वक्राकार पथ पर चलती हैं। तो देखिए वक्राकार तो चलती हैं, ये सत्य हो गया। तो इसमें ऑप्शन डी, ये असत्य है किंतु आर सत्य है। तो देखिए सभी जगह तो नहीं रिकॉर्ड किया जाता है। जब भूकंप आता है तो पृथ्वी के सतह के सभी स्थान को भूकंप रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां भूकंप के दौरान लहरें यथा पी और यस तरंगे नहीं पहुंचती हैं, इसे शैडो जोन कहा जाता है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया जाता है सभी जगह। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि देखिए एक तरफ दिवस दिया हुआ है, एक तरफ थीम दी हुई है 2021 की, और पूछा है सही सुमेलित है। तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन के लिए दिवस, सभी आयु वर्गों के लिए डिजिटल समानता, ठीक है, ये है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, डिजिटल पीढ़ी हमारी पीढ़ी, दूसरा भी सही है। विश्व पोलियो दिवस, एक वादे की पूर्ति करना, तीसरा भी सही। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कि पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है। तो जिनकी आवृत्ति कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से अधिक, वो पराश्रव्य ध्वनियाँ होती हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के निम्नलिखित प्रसिद्ध नेताओं में से किसने कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं किया। तो किसने कार्य नहीं किया, बाल गंगाधर तिलक ने कार्य नहीं किया। ठीक है, बाकी एनी बेसेंट, बदरुद्दीन तैयब जी और लाला लाजपत राय, तीनों ने जो है कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। अगला प्रश्न है डेम्पियर होजेस रेखा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही है पूछा है। ठीक है, तो यह रेखा वर्ष 1928 में ब्रिटिशों द्वारा खींची गई थी, गलत है। ये काल्पनिक रेखा है, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, यह रेखा भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करती है, ये भी गलत है। ठीक है, यह सुंदरवन डेल्टा की उत्तरी सीमा को चिन्हित करता है, जिसमें सुंदरवन का वनीकृत और सघन रूप से अधिवासित भाग भी शामिल है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि SDG शहरी सूचकांक को निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंडीगढ़ और मेरठ भारत के शीर्ष 10 शहरी क्षेत्रों में सूचीबद्ध हैं, पहला गलत। ठीक है, नीति आयोग SDG शहरी सूचकांक जारी करता है, दूसरा सही। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसमें सुमेलित नहीं है पारा। पारा जो है, पारा से क्या प्रभावित होता है, उदर। उदर उदर जानते हैं, त्वचा प्रभावित नहीं होती, उदर प्रभावित होता है। बाकी देख लेते हैं। शीशा से प्रभावित होता है मस्तिष्क, कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रभावित होता है रक्तधाराएं, और एस्बेस्टस धूल से फेफड़े। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक, तो देखिए इसमें दिया हुआ है ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी लिपि थी। ठीक, तो पहला तो सही हो जाता है। ठीक है, ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी लिपि थी। दूसरा है बोगस कोई अभिलेख में वैदिक देवी देवताओं का नामोल्लेख मिलता है, तो दूसरा भी सही हो जाता है। तीसरा है गो शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में हुआ था, गलत है। गो शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। ठीक है, तो देख लेते हैं, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं नीचे, कौन सा सही है। तो इसमें देखिए पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। अगला प्रश्न है कि भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कौन सा सही है। यह महान हिमालय में अवस्थित है, गलत। इसका नाम दिवंगत प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है, यह भी गलत। तीसरा, इंदिरा काल के उत्तर में स्थित भूमि ट्रांस कराकोरम भूभाग का हिस्सा है,
जो चीन के नियंत्रण में है। तो तीसरा सही है, केवल सी सही है। ठीक, ये याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, अगला प्रश्न हमारा कहता है कि माइटोसिन्होज मैनिफेस्टो शब्द हाल ही में खबरों में रहा, यह है, तो यह क्या है? अंतरिक्ष का उपयोग। माइटोसिन्होज मैनिफेस्टो याद रखिएगा, यह अंतरिक्ष का उपयोग है। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है, जिसे इंफ्रारेड रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई? चलिए बताइए। तो ये लाई गई अलाई दरवाजे में। ठीक है, याद रखिएगा। यह अलाउद्दीन खिलजी के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के विस्तार का एक हिस्सा था। ठीक है, घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का सर्वप्रथम प्रयोग अलाई दरवाजे में किया गया था, जो कि वर्ष 1311 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित एक शानदार प्रवेश द्वार है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय के विभाजनों का हिस्सा नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछा है, तो इसमें जो है सह्याद्री नहीं है। ठीक है, सह्याद्री कहाँ है? पश्चिमी घाट में, याद रखिएगा, वेस्टर्न घाट। ठीक है, वेस्टर्न घाट में है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है सुमेलित करना है। ठीक है, कौन सा सुमेलित सही सुमेलित है? तो भारत और फ्रांस के बीच जो अभ्यास होता है उसका नाम वरुण है, याद रखिएगा। तो पहला ही सुमेलित है। भारत और थाईलैंड के बीच में जो अभ्यास होता है वो उसे सिमैक्स कहते हैं। भारत, थाईलैंड, सिंगापुर के मध्य जो होता है सिटमैक्स होता है, SITMAX, सिटमैक्स, सॉरी MEX, सिटमैक्स। भारत, थाईलैंड और सिंगापुर के बीच में सिटमैक्स होता है। ठीक है, सिटमैक्स। और भारत, मालदीव, श्रीलंका के बीच दोस्ती नामक युद्ध अभ्यास होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा सही सुमेलित है? अगला प्रश्न कहता है उपकरण, ऊर्जा का रूपांतरण। तो देखिए सितार भी गलत है। सितार में क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदली जाती है, तो पहला गलत हो गया। विद्युत सेल में क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, तो उल्टा लिखा हुआ है, दूसरा भी गलत। लाउड स्पीकर में क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, तीसरा सही। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, चौथा गलत। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने वैदिक शिक्षा और धर्म की वैदिक शुद्धता को पुनर्जीवित करने के लिए वेदों की ओर लौटो का आह्वान किया। देखिए पहला सही हो गया। उनका मानना था कि अच्छी सरकार भी स्वराज का विकल्प नहीं हो सकती, ये भी सही है, उन्होंने ही कहा था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हो गया। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्लाउड सीडिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें वर्षा की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए बादल की संरचना को संशोधित करना शामिल है। देखिए पहला सही है। यह केवल तभी कार्य करता है जब वायुमंडल में पहले से पर्याप्त बादल मौजूद हों, दूसरा भी सही है। तो ऑप्शन क्षमा करें दोस्तों, थोड़ा सा ग्लिच हो गया था। हाँ, तो इसमें जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ग्लोबल गेटवे प्लान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो देख लेते हैं। यह G7 देशों द्वारा दुनिया भर में बुनियादी ढांचे के विकास के बड़े निवेश का रोड मैप है, तो पहला गलत हो गया। ठीक है,
योजनाओं को अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और G7 देशों से फंडिंग मिलेगी, दूसरा सही है। इसका उद्देश्य विकासशील देशों को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का एक विकल्प प्रदान करना है, ठीक है। तीसरा भी सही है, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो तारे अपनी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? नाभिकीय संलयन से और गुरुत्वीय संकुचन से, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शासक को सेंड्रोपोड्स और एंड्रोपोड्स कहा गया है? तो बताइए किस शासक को? तो चंद्रगुप्त मौर्य को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक कृत्रिम बंदरगाह है? तो बताइए। तूतीकोरिन है। तूतीकोरिन भारत का एक कृत्रिम बंदरगाह है जो भारत के 13 प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। यह तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा और भारत के सबसे बड़े कंटेनर टर्मिनल में से एक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 195 देशों में स्वास्थ्य सुरक्षा और संबंधित क्षमताओं का आकलन एवं बेंचमार्किंग है, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। इसे न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव NTI और जॉन्स हॉकिंस सेंटर की साझेदारी में विकसित किया गया है, तो ये भी सही हो जाएगा। यह रोकथाम, पता लगाना और रिपोर्टिंग की तीव्र प्रतिक्रिया स्वास्थ्य प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का अनुपालन तथा पर्यावरण जोखिम पर देशों का आकलन करता है, तो ये भी सही हो जाएगा। तीनों ऑप्शन सही हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार वायु प्रदूषक है? तो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है हमारा कि आचार्य विनोबा भावे का सुप्रसिद्ध भूदान आंदोलन सबसे पहले भारत के किस राज्य में शुरू हुआ? तो भारत के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में शुरू हुआ। अगला है कि भारत में निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं? ठीक है, तो इसमें बहती कौन कौन सी हैं? दामोदर और ताप्ती। कर्मनासा जो है भ्रंश घाटी से होकर नहीं बहती है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फटाफट प्रश्नों को देखेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप में निर्मित संकल्प स्मारक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक। यह भारतीय राष्ट्रीय सेना के जवानों के संकल्प और उनके असंख्य बलिदानों के लिए एक श्रद्धांजलि है, तो पहला सही है। 30 दिसंबर 1943 को भारतीय राष्ट्रीय सेना द्वारा पोर्ट ब्लेयर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था, दूसरा भी सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रारंभ किए गए संपन्न सॉफ्टवेयर का उद्देश्य है, तो संपन्न सॉफ्टवेयर का उद्देश्य क्या है? पेंशन सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के में कौन सा सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है। जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। देखिए पहला ही गलत है, ठीक है। जलियांवाला बाग के कारण जो है आंदोलन को स्थगित नहीं किया था, बल्कि यह आंदोलन अप्रासंगिक हो गया था। और गांधी जी जो अपना जो है आंदोलन स्थगित किए थे वो चौरा चौरी के जो है उसके बाद किए थे, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा सही है। असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में शुरू किया गया था और वर्ष 1922 में समाप्त हुआ। बारदोली प्रस्ताव में गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की। इस आंदोलन में मुस्लिम समुदाय ने व्यापक स्तर पर भाग लिया था। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने मानव विकास की अवधारणा प्रतिपादित की है? ठीक है, तो ये हैं डॉक्टर महबूब उल हक, पाकिस्तान के हैं अर्थशास्त्री, इन्होंने दी है। अगला प्रश्न है कभी कभी समाचारों में देखी जाने वाली सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची संबंधित है, तो किससे संबंधित है? रक्षा मंत्रालय से, ठीक, याद रखिएगा, रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि शुंग वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, इस वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था,
ये तो पता ही है। शुंगों की राजधानी विदिशा थी, ये भी सही है। ठीक है। कालिदास ने पुष्यमित्र शुंग के सम्मान में मालविकाग्निमित्रम की रचना की थी, ये गलत है। ठीक है। पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग के लगभग 10 उत्तराधिकारियों ने शासन किया। उनका निकटस्थ उत्तराधिकारी अग्निमित्र था, जिसके सम्मान में कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम की रचना की थी। ठीक है, अग्निमित्र के उसमें। ठीक। देवभूति के शासनकाल में यूनानी दूत हेलियोडोरस द्वारा गरुड़ स्तंभ की स्थापना की गई थी, तो ये भी गलत है। ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए कथन और कारण दिए गए हैं। कथन और कारण में देख लेते हैं। द्रविड़ क्रम की चट्टानें बड़ी मात्रा में भारत के प्रायद्वीप क्षेत्र में पाई जाती है, तो कारण कथन जो है गलत है। द्रविड़ क्रम की चट्टानों में प्रचुर मात्रा में जीवाश्म पाए जाते हैं, तो कारण सही है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिमालय भारत की जलवायु को निम्नलिखित किन प्रकार प्रभावित करता है। ठीक है। तो यह दक्षिण पश्चिम मानसून को प्रभावी ढंग से रोकता है, जिसके कारण वर्षा होती है। देखिए पहला सही है। यह मध्य एशिया की शीत महाद्वीपीय वायु राशियों को भारत में प्रवेश करने से रोकता है, दूसरा भी सही है। यह जेड धारा को 2 शाखाओं में विभाजित करने के लिए उत्तरदायी है, जिनकी भारत में मानसून लाने में महत्वपूर्ण भूमिका है, तीसरा भी सही है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, हाल ही में समाचारों में देखे गए क्यूहर्ट्ज़िका सचिकारूम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक। तो यह असम में पाई जाने वाली सरीसृप की नई प्रजाति है, ये गलत है। ठीक है। बल्कि यह मध्य कोलंबिया के उस क्षेत्र में एक स्थानीय भाषा में यह नाम दिया गया है जिसके जीवाश्म पाए गए हैं मध्य कोलंबिया में। यह अंतिम जीवित इच्थियोसौर प्राचीन जानवर जो जीवित स्वॉर्डफिश की तरह दिखते हैं में से एक है। ठीक है। तो दूसरा सही हो गया है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट नंबर भी कथन कारण दिया गया है, देख लेते हैं। कथन कहता है, महात्मा गांधी जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे, तो कथन तो सही है। ठीक है। सम्मेलन के इस दूसरे संस्करण में कांग्रेस की भागीदारी 1931 के गांधी-इरविन समझौते का परिणाम थी, तो दूसरा जो है कथन कारण हमारा जो है भी सही है। ठीक है। तो दोनों सत्य हैं और ए आर का जो है आर ए का स्पष्टीकरण करता है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में पाए जाने वाले मैंग्रोव वनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक। तो ये दुनिया के केवल उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अंतर्ज्वारीय क्षेत्रों में उगते हैं, तो ये तो सही है। ठीक है। अगला है कि गूदेदार पत्तियां, धशारंध्र, वायवीय श्वसन जड़ें, जरायुजता, स्तंभ, मूल और ब्रटिश रूट्स इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है। अगला है कि भारत में पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वनों का सर्वाधिक आवरण है, इसके बाद अंडमान निकोबार में। तो देखिए यहाँ तक इसमें स्टेटमेंट सही है कि पश्चिम बंगाल में जो है मैंग्रोव वन सर्वाधिक है, उसके बाद जो है गुजरात में है, ना कि अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ऐसे स्टेटमेंट जो है कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों को उनके कोयला भंडारण के संदर्भ में घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो घटते क्रम में लिखना है तो देखिए झारखंड आएगा पहले, फिर उड़ीसा आएगा, फिर छत्तीसगढ़ में। सबसे ज़्यादा झारखंड में पाया जाता है, फिर उड़ीसा में, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर मध्य प्रदेश में, ऐसे पाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि ई दाखिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो ई दाखिल क्या है? ई दाखिल को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, यह उपभोक्ता और उसके अधिवक्ताओं को उपभोक्ता शिकायतें दर्ज करने का अधिकार देता है। तो ऑप्शन दोनों सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है तारीख़ मुबारक शाही के लेखक हैं। तो तारीख़ मुबारक शाही के लेखक कौन है? याहिया बिन अहमद सरहिंदी। ठीक है, याद रखिएगा, तारीख़ मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित मुग़ल सम्राटों में से मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो अंतिम व्यक्ति मोहम्मद शाह था। ठीक है, मोहम्मद शाह 1719 से 48 तक अपने शासन के काल के दौरान मयूर सिंहासन तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुग़ल सम्राट था। ठीक है, मोहम्मद शाह को रंगीला के रूप में भी जाना जाता है। अगला है कि सूची को सुमेलित करना है। देखिए, पुस्तक एक तरफ देखिए दिए गए हैं, एक तरफ लेखक दिए गए हैं। ठीक, तो गीता रहस्य जो है किसने लिखी है? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने, याद रखिएगा। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अरविंदो घोष ने क्या लिखी है? द लाइफ डिवाइन। ठीक है, अरविंदो घोष की। अब पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी, याद रखिएगा। तो इसमें ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सती प्रथा के बारे में पूछा है। सती प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, अगला है कि मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों में सही कालक्रम कौन सा है? ठीक है, युद्धों का सही कालक्रम पूछा है। तो देखिए, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, चौसा का युद्ध और शामूगढ़ का युद्ध। मैं इनका सन बता दे रहा हूँ। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को, घाघरा का युद्ध 5 मई 1529 को, चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को और शामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 को, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे बरानी खेती के रूप में जाना जाता है? तो बरानी खेती को जो है, वर्षा आधारित खेती को जो है बरानी खेती के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न को भी सुमेलित करना है। तो एक तरफ नदी है, एक तरफ स्रोत है। तो देखिए, तापी जो है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलती है। व्यास कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से। ठीक है, सिंधु मानसरोवर झील से, नर्मदा मैकाल पर्वत श्रेणी से। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT पूछा हुआ है। का शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया? तो पहली बार केविन एडसन ने किया। ठीक है, यह याद रखिएगा, केविन एस्टन द्वारा जो है पहली बार IoT का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न है साइनाकोबालामीन है। तो साइनाकोबालामीन B12 को कहते हैं, विटामिन B12 को। ठीक है, विटामिन ए को क्या कहते हैं? रेटिनॉल। B1 को थायमीन, B2 को राइबोफ्लाविन, B3 को नियासिन, B6 को पायरोडॉक्सिन। ठीक है, B7 को बायोटीन, B9 को फोलिक एसिड, B12 को साइनाकोबालामीन, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई को टोकोफेरॉल और विटामिन के को फिलोक्विनोन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, वर्ष 1947 के पूर्व कांग्रेस का अधिवेशन उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस स्थान पर नहीं आयोजित किया गया था? तो किस स्थान पर नहीं आयोजित किया गया था? आगरा में। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वन्यजीव अभ्यारण्य और जिला दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें ऑप्शन डी सही नहीं है। सुहागी बरबा वन्यजीव अभ्यारण्य बांदा में नहीं है, महाराजगंज में है। ठीक है, महाराजगंज में है। बाकी विजय सागर वन्यजीव अभ्यारण्य महोबा में है। पटना वन्यजीव अभ्यारण्य
एटा में है। पार्वती अरंगा कहाँ है? गोंडा में, याद रखिएगा। और सुहागी बरवा वन्य जीव अभ्यारण्य बांदा में न होके महाराजगंज में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि बीटा जैव विविधता शब्द किसे संदर्भित करती है? बीटा जैव विविधता, तो बीटा जैव विविधता विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के अंदर प्रजातियों की संख्या को संदर्भित करती है। ये पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की अनुशंसा करने वाली भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति CSWI का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये गठन 1974 में किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में खुली बाजार की क्रियाएं, जिसे ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है, किसे निर्दिष्ट करती है? तो ये निर्दिष्ट करती है RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है का परचेज और सेल करती है। अगला प्रश्न है कथन और कारण वाला। कथन कहता है कि जैव विविधता की क्षति ने पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना और उचित कार्य पद्धति को खतरे में डाल दिया है। तो देखिए कथन तो सही है, पारिस्थितिकी तंत्र जैव विविधता की क्षति से जुड़े दबावों के साथ अनुकूल करने में सक्षम नहीं होते। तो कारण गलत है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है राष्ट्रपति एक कैबिनेट मंत्री को संसद का सदस्य भी हो को बर्खास्त कर सकता है। कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री की अनुशंसा द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं गरीबी दुष्चक्र। गरीबी का दुष्चक्र की अवधारणा का वो सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया था। तो नर्क ने जो है इसको प्रतिपादित किया था। इनका पूरा नाम रेगनर नर्कसे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अभिसमय और सम्मेलनों को उनके अंगीकार किए जाने के कार्यक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो अब देखिए ये दिया हुआ है, इसमें अगर आपको सन याद है तो तभी हो पाएगा। तो ओजोन परत संरक्षण कब हुआ? 1985। पहले लिख लेते हैं 1985। ठीक है, थोड़ा हाँ कम काम कर रहा है, 1985। चलिए इधर लिख देते हैं 1985 पहला। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कब हुआ? 1993। नेक्स्ट 1993। फिर संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन कब हुआ? ये 1994 हुआ। ठीक है, प्रवासी प्रजातियों पर कन्वेंशन कब हुआ? 1979 हुआ। तो अब देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को विधानसभा हेतु प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने का अधिकार देता है? तो ये अनुच्छेद 180 है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है? तो वित्तीय समावेशन का उद्देश्य कौन नहीं है? बैंकिंग अधोसंरचना का संकुचन, बाकी कमजोर वर्ग की संभावित समृद्धि के द्वार खोलना, ये सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का प्रसार करना, ये भी सही है। गरीब व्यक्तियों के लिए वित्तीय सेवाओं का प्रसार करना, ये भी सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जैविक घटकों का एक दूसरे तथा उनके पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन राज्य को देश में पंचायती राज संस्थान स्थापित करने का अधिकार देता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये अधिकार देते हैं। अगला प्रश्न है गतिहीन विकास से तात्पर्य है। तो गतिहीन जो है वह अर्थव्यवस्था जिसमें वास्तविक राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय दोनों स्थिर हो जाती है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मेघ ओजोन क्षरण से संबंधित है? तो कौन संबंधित है? ध्रुवीय समताप मंडलीय मेघ जो है इससे संबंधित है, ओजोन क्षरण से। अगला है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 2007 में की गई थी।
ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक के लिए आयाम है? तो देखिए इसमें तीनों हैं, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, जीवन प्रत्याशा और शिक्षा। इसको जो है पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का कार्यकाल क्या होता है? ठीक, सॉरी एक प्रश्न पीछे छूट गया, उसको भी देख लेते हैं। अगला है कि पर्यावरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो देख लेते हैं। पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर सभी जैविक तथा अजैविक अवयव, प्रभाव तथा घटनाओं का सम्मिश्रण होता है, ठीक है, पहला तो सही है। दूसरा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1980 में पारित किया गया था, गलत, 1986, ठीक है, याद रखिएगा, 1986 में पारित किया गया था। नेक्स्ट नंबर है कि भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गिफिन गुड्स उन उत्पादों को संदर्भित करता है जिनकी मांग मूल्य वृद्धि के साथ बढ़ती है, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। 2 या 2 से अधिक विविध पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? तो उसको इकोटोन कहते हैं, कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत निर्माण योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है? ग्रामीण स्वच्छता शामिल नहीं है, बाकी ग्रामीण सड़क, ग्रामीण आवास, पेयजल शामिल किया गया है। और देखिए कौन कौन से शामिल किया गया है, सड़क, जलापूर्ति, आवास, दूरसंचार, सिंचाई, विद्युत, ये सभी शामिल किए गए हैं। इस भारत निर्माण योजना की शुरुआत वर्ष 2005-06 में जो है किया गया था। इसके 6 घटक हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन स्थानीय संरक्षण का उदाहरण नहीं है, पूछा है। तो बॉटेनिकल गार्डन ही उदाहरण नहीं होता है, बाकी संरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्यान, बायोस्फीयर रिजर्व जो है स्थानीय का जो है उदाहरण होते हैं, जिसे इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है? तो भाग 3 में, ठीक है। भाग 3 क्या है? अनुच्छेद 12 से 35 तक। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन करता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, CACP जिसे कहते हैं, याद रखिएगा। MSP का निर्धारण CACP द्वारा। अगला प्रश्न है कि हिम तेंदुआ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो यह पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के सूचक है, ठीक है, पहला सही है। इसे IUCN के रेड लिस्ट में अति संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो दूसरा गलत है, ठीक है। इसे सुवेद वनरेबल जो है घोषित किया गया है, सुवेद जिसे कहते हैं, लाल सूची में जो है सुवेद घोषित किया गया। नेक्स्ट है, यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रपति शासन को मंजूरी दे दी गई है तो राष्ट्रपति शासन जारी कर सकता है उद्घोषणा जारी होने की तिथि से, ठीक है। तो बताइए 6 माह तक, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कथन और कारण वाला है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। कथन इसका कहता है कि सरकार को सब कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का विनिवेश कर रही है, ठीक है। गवर्नमेंट इज डी इन्वेस्टिंग सम ऑफ द पब्लिक सेक्टर इटेंटीज, ठीक है। तो कथन इसका सही है। कारण कहता है सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां पर्याप्त रोजगार के अवसर सृजित नहीं कर पाई, देखिए गलत है।
अगला प्रश्न है सतत, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए सही है, आर गलत है। नेक्स्ट है सतत विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किसके द्वारा परिभाषित किया गया था? तो ये परिभाषित किया गया था पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग द्वारा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या अधिक नहीं होगी, कहाँ अधिक नहीं होगी? लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह सभी प्रकार के नोटों की करेंसी जारी करता है, गलत है यही, ठीक है। या 1 रुपया के नोट को छोड़कर सभी मूल्य वर्ग के नोट जारी करता है, ठीक है। 1 रुपये का कौन? वित्त मंत्री जारी करता है, भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है 1 रुपये का करेंसी और नोट, ठीक है, भारत सरकार द्वारा। बाकी आरबीआई जो है बैंकों का बैंक है, या विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करता है, या भारत सरकार के शाख बैंक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो इसकी स्थापना वर्ष 2010 में हुई थी, ठीक है, सही है। इसका मुख्यालय भोपाल में नहीं है बल्कि दिल्ली में है, यह याद रखिएगा। कहाँ है? दिल्ली, इसके मुख्यालय दिल्ली में है। जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंटा इसके पहले अध्यक्ष थे। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है, ठीक है, एनजीटी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? तो बताइए इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मंगल का प्राकृतिक उपग्रह है? तो मंगल का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? डीमोस है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन क्षयकारी पदार्थ है? तो ओजोन क्षयकारी पदार्थ कौन सा है? हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होता है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म भी होता है, हाइलोन भी होता है और मिथाइल ब्रोमाइड भी होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड की स्थापना की गई थी। तो नेफेड की स्थापना कब की गई थी? 1958 में, ठीक है, याद रखिएगा। 1958 में नेफेड की स्थापना की गई थी। अगला है कि भारत में सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है। तो सबसे बड़ा प्राणी उद्यान कौन सा है? श्री वेंकटेश्वर प्राणी उद्यान, आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये प्राणी उद्यान है जो है भारत में सबसे बड़ा। चलिए अगला प्रश्न है सूची को सुमेलित करना है। एक तरफ संगठन प्राधिकरण दिए हुए हैं, एक तरफ स्थापना वर्ष दिया हुआ है, ठीक है। तो वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? 2007 में, ठीक है। अगला है कि राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण 2009 में। फिर है भारतीय पशु कल्याण बोर्ड 1962 में और भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट 1998 में। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है भारत में एक मार्ग एक्ट कब लागू किया गया? तो भारत में एक मार्ग एक्ट कब लागू किया गया? 1937 में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि अटल ज्योति योजना संबंधित है। तो अटल ज्योति विद्युत की कमी वाले क्षेत्रों में विद्युत के लिए सौर लंप लगाने से संबंधित है, अटल ज्योति योजना, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि रंग रोगन विलायक तथा कोटिंग निम्नलिखित में से किस प्रदूषक के स्रोत हैं? तो ये है वाष्पशील कार्बनिक यौगिक के स्रोत हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रायः समाचारों में दिखने वाले बेशल मानदंडों का संबंध किससे है? तो बेशल मानक होते हैं बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े हुए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संसद केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार का विधायी अंग है, गलत। संसद के संसदीय रूप के परिणाम स्वरूप भारतीय लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में भारतीय संसद शीर्ष और केंद्र स्थान रखती है, सही है, ठीक है।
ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय जो सरकार होती है, केंद्र सरकार, संसद केंद्र सरकार का जो है विधायी अंग नहीं है, राज्य सरकार का नहीं। जो है केंद्र सरकार का विधायी अंग है, राज्य सरकार का नहीं, राज्य सरकार का नहीं होता है। अगला है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? ये तो सभी को पता है, 21 अप्रैल को। ठीक है, सिविल सेवा के छात्र हैं अगर आप, तो आपको पता होना चाहिए। अगला है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को निम्नलिखित में से किस दिन अपनाया था? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कहता है लघु, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग उत्तम विकास अधिनियम कब पारित हुआ? MSME जिसे कहते हैं, वो कब पारित हुआ? तो वो पारित हुआ 2006 में। ठीक। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 50 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट है, तो ये है अमीनपुर झील। ठीक है, भारत का सबसे पहला जैव विविधता विरासत स्थल अमीनपुर झील। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य है? तो पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य है राजस्थान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साइबर अपील अधिकरण निम्नलिखित में से किसके अधीन कार्य करता है? ठीक है, साइबर अपील, तो ये आपराधिक प्रक्रिया संहिता, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत, सिविल प्रक्रिया संहिता, उपरोक्त सभी के अंतर्गत। ठीक है, CRPC, PNJ और CCP। ठीक है, कोड ऑफ सिविल कोड प्रोसीजर, तीनों के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य का क्षेत्र 5वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो बताइए 5वीं अनुसूची में कौन सा शामिल नहीं है? हरियाणा शामिल नहीं है, बल्कि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात शामिल है। देखिए देश में 10 राज्य 5वीं अनुसूची क्षेत्र में शामिल हैं। ये 2016 में बनाई गई। ठीक है, अनुसूची। इसमें कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। इन सभी 10 राज्यों ने संबंधित पंचायती राज अधिनियमों में से संशोधन करके अपेक्षित अनुपालन कानून बनाया है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 150 क्वेश्चन। पहला टेस्ट है हमारा, हाँ फर्स्ट टेस्ट है हमारा, और इसी तरह 15 टेस्ट हैं। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए लाभदायक हो जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।